नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों पर बात करूंगा। स्टेप बाय स्टेप गांधी ने असहयोग आंदोलन को जारी रखा। तो आज के इस वीडियो में असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करें। तो एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चरण, और इस असहयोग आंदोलन के चरण को 4 चरण में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट यानी प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, इस 4 चरण में गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया। पहला चरण जनवरी 1921 ईस्वी से लेकर मार्च 1921 ईस्वी तक, यानी जनवरी 1921 से मार्च 1921 ईस्वी तक ये आंदोलन रहा। दूसरा चरण अप्रैल 1921 ईस्वी से जुलाई 1921 ईस्वी तक, और तीसरा चरण जो है जुलाई से नवंबर, जुलाई 1921 से नवंबर 1921, और तीसरा चरण के बाद जब चौथा और अंतिम चरण था वह नवंबर 1921 ईस्वी से लेकर फरवरी 1922 ईस्वी, जब असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा घट गई और हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए का निर्णय गांधी ने लिया। तो इन सारे चरणों पर आज हम लोग आप लोगों के साथ अलग अलग चरण के साथ असहयोग आंदोलन का स्वरूप भी देखने को मिलता है अलग अलग ढंग। तो चलिए, प्रथम चरण के दौरान जिन जिन बातों को विशेष फोकस किया गया था, तो उसमें प्रथम चरण में गांधी जी ने शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों यानी कोर्ट या फिर अदालतों का बहिष्कार पर विशेष बल दिया। शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, इन सारे चीजों को बहिष्कार पर बल दिया, बैकअट करने। कारण असहयोग आंदोलन का मेन मोटो ही था कि ब्रिटिश का बहिष्कार करना, न केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना बल्कि ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई जितने भी गतिविधियां उनका भी बहिष्कार करना। तो प्रथम चरण में गांधी असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण में शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों के बहिष्कार पर विशेष बल दिए थे। दूसरे चरण में गांधी बहिष्कार के पूरक के रूप में यानी सप्लीमेंट्री ऑफ बायकॉट, है ना, तो बहिष्कार के पूरक के रूप में चरखा और चरखा वितरण और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। बहिष्कार के रूप में चरखा वितरण और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, नेशनल एजुकेशन। यदि इसका यानी फर्स्ट फेज का जो सप्लीमेंट्री है वो सेकेंड फेज में कार्य करने के लिए दिया गया। तीसरा चरण में गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान विशेषकर विदेशी वस्तुओं या यूं कहें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दिया गया। बहिष्कार पर बल।
और न केवल विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दिया गया, बल्कि विदेशी शराब और तारी की दुकानों पर महिलाओं का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी इस तीसरे चरण में गांधी ने अपनाया। बहिष्कार पर बल एवं विदेशी शराब एवं तारी के दुकानों पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ कर न देने की बात भी कही गई। और चौथा चरण में गांधी जब पहुंचे नवंबर 1921 से फरवरी 1922 के बीच, तो इस चरण में गांधी का कहना था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नवंबर के बाद गांधी ने घोषणा किया कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज के लक्ष्य को निर्धारित किया गया, लक्ष्य को प्राप्त करने। यह चौथे चरण में इस बात को 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। यह चौथे चरण की राजनीति का चरण दर्शाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि गांधी इस असहयोग आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किए। जैसा कि पहला चरण की बात है कि शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों का बहिष्कार की बात होती है, तो इस दौरान देखा गया कि पहले चरण के संदर्भ में गांधी का जो फॉलोअर थे या गांधी चूंकि सर्वमान्य नेता असहयोग आंदोलन के दौरान बनाए गए थे, तो इस संदर्भ में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग न्यायालयों का बहिष्कार किया। ठीक, न केवल इन लोगों के द्वारा न्यायालय को बहिष्कार किया गया, बल्कि कुछ उपाधियां भी लौटाया गया। जैसे कि गांधी जी प्रारंभ में ही केसरे हिंद की उपाधि इस प्रथम चरण में ही उपाधि लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ही हुआ, उसके बाद जो जैसे कि केसरे हिंद की उपाधि भी लौटाया, जो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में देखा जाता है। दूसरे चरण की जब बात करते हैं तो अप्रैल 1921 से जुलाई 1921 ईस्वी तक यह चरण चला। और इस दौरान देखने को मिलता है कि इस संदर्भ में, दूसरे चरण के संदर्भ में, आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, C राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। मैंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि यहां मान लिया जाए कि शिक्षण संस्थानों का बायकॉट किए तो उसका विकल्प क्या होगा, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेबल करना। और इसके लिए नरेंद्र देव, CR दास, C राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में स्थापित नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। इसी तरह जामिया मिलिया की स्थापना किया गया। इसी तरह काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते हुए इस दूसरे चरण को गांधी जी ने आगे बढ़ाया। इसी बीच चूंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो तिलक की मृत्यु के शोक में या उसको श्रद्धांजलि के रूप में तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया और अपने कार्यकर्ताओं को गांधी ने इसके लिए फंड इकट्ठा करने का निर्देश दिया। इस मद में लक्ष्य से कहीं अधिक 1 करोड़ रुपया
से ज्यादा की राशि जुटा लिया गया। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जुटा लिया गया और उस 1 करोड़ रुपये का गांधी ने चरखा वितरण में प्रयोग किया। इस तिलक स्वराज फंड से प्राप्त राशि जो 1 करोड़ से अधिक था, इसका उपयोग चरखा वितरण के लिए किया गया और चरखा भारत में लोगों को वितरित कर लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबित यानी सेल्फ डिपेंड बनाने का प्रयास गांधी जी ने इस सेकेंड फेज में असहयोग आंदोलन के तहत किया। आर्थिक रूप से स्वावलंबित होने से लोगों में सामाजिक आधार गांधी के प्रति बढ़ गया। कई स्वयंसेवी संगठनों को गठित किया गया। यह गांधी की राजनीतिक दूरदर्शिता थी कि गांधी इस दूसरे चरण में आर्थिक स्वावलंबित कर भारतीय राष्ट्रवादी चेतना में आम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तीसरा चरण जब गांधी प्रवेश करते हैं अपने नेतृत्व में, गांधी जब तीसरे चरण में असहयोग आंदोलन को प्रवेश कराते हैं तो इस चरण तक आते आते तीसरे चरण तक आते आते असहयोग आंदोलन कहीं अधिक उग्र रूप धारण कर लिया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी जितने भी विदेशी वस्त्र थे उसको जला डाला गया। विदेशी शराब और तारी की दुकानों पर धरना में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर विदेशी शराब और तारी की दुकानों पर धरना देने लगी। चूंकि भारत में शराब का सेवन से कई घर उजड़ते हुए उस समय में भी देखा गया और आज के परिवेश में भी देखने को मिलता है, इसीलिए बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिलता है कि शराबबंदी के संदर्भ में जब सरकार ने एक मानव श्रृंखला आयोजित किया था तो उसमें महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और एक रिकॉर्ड बन गया था ह्यूमन चेन के रूप में। बिहार में जो नीतीश सरकार के नेतृत्व में जो शराबबंदी प्रारंभ किया गया था तो उसमें मानव श्रृंखला जो बना था वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। उसमें महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। तो गांधी के जो उस समय में गांधी की सोच थे वो आज भी प्रासंगिक है, रिलीवेंस है। तो गांधी तारी की दुकानों पर महिलाओं को आगे कर धरना प्रदर्शन पर बैठाया और विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो इस तरह से ये तीसरा चरण कहीं अधिक उग्र हो गया। महिलाओं का सड़क पर आना उग्र आंदोलन को इंगित करता है। इसी दौरान इस तीसरे मैंने भाई चर्चा किया कि यह चरण काफी उग्र हो गया था और इस तीसरे चरण में यह भी देखने को मिला कि अली बंधु पर सेडिशन लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि अली बंधु ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश सेना में जो मुस्लिम शामिल है वो धर्म के खिलाफ है। कारण कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति ने खलीफा के पद को समाप्त किया है और वह इस्लाम के धर्म के खिलाफ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में खिलाफत आंदोलन के तहत जो खलीफा के पद को फिर से स्थापित करने के लिए आंदोलन जो चला था, उसी परिप्रेक्ष्य में अली बंधुओं ने मुस्लिम सेनाओं से, जो ब्रिटिश सेना में शामिल है मुस्लिम, उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश सेना से इस्तीफा दे दे। इसी संदर्भ में सेना को उकसाने के आरोप में सितंबर 1921 ईस्वी में अली बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया सेडिशन लगाकर। तो इस तरह से कहीं अधिक उग्र रूप इस तीसरे आंदोलन में, तीसरे चरण के असहयोग आंदोलन में देखने को मिलता है। अक्टूबर 1921 ईस्वी में गांधी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने एक संयुक्त अपील जारी कर अली बंधुओं के बयान को सपोर्ट कर दिया। उनका कहना था कि वाकई में ब्रिटिश के खिलाफ जब हम बहिष्कार की नीति अपना रहे, आंदोलन चला रहे हैं, तो ब्रिटिश की सेना में भारतीय लोगों का रहना कतई सही साबित नहीं होगा। इसलिए आंदोलन को और अधिक तीव्रता प्रदान करने के लिए अली बंधु के स्टेटमेंट को गांधी ने सही साबित किया और अली बंधु के स्टेटमेंट को पुष्टि करते हुए नागरिकों और सैनिकों से ब्रिटिश शासन के सभी प्रकार के
संबंध तोड़ने की अपील कर दी। गांधी जी के इस अपील को कांग्रेसियों ने खुलकर समर्थन किया। इस असहयोग आंदोलन के दौरान चंपारण और खेरा का भी असर देखने को मिल रहा है। कारण कि चंपारण का जो सामाजिक आधार किसानों का गांधी के साथ आया, तो किसान भी इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और खेरा में भी कर न देने के लिए अपील के साथ जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस असहयोग आंदोलन के तीसरे चरण में भी किसानों का सामाजिक आधार देखने को मिलता। कारण कि गांधी जी इस आंदोलन में नो टैक्स यानी कर नहीं देने की अपील किया, इसलिए चंपारण और खेरा का भी सामाजिक आधार असहयोग आंदोलन में देखने को मिलता। इस आंदोलन में तीसरे चरण में स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन देखने को मिलता असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। जैसे छोटा नागपुर में स्थानीय जनजातियों द्वारा ताना भगत आंदोलन चलाया गया। वहीं मिदनापुर में यूनियन बोर्ड टैक्स के विरोध में कर न देने के लिए आंदोलन चलाया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में नगरपालिका कर में वृद्धि हो गई थी, तो उसके खिलाफ भी नगरपालिका कर में वृद्धि के खिलाफ भी असहयोग आंदोलन में लोग शामिल हो गया, कर नहीं देना। इस आंदोलन को नगरपालिका कर विरोध के आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला है, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में चला, इस आंदोलन को चिराला पिराला आंदोलन भी कहा गया। चिराला पिराला आंदोलन का नेतृत्व डुग्गी राजा गोपाल कृष्णैया ने किया था। और क्या था? डुग्गी राजा गोपाल कृष्णैया जी कृष्णैया। ये चिराला पिराला आंदोलन यानी नगर पालिका कर नहीं देना, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में यह प्रारंभ। केरल के पश्चिमी तट पर मोपला किसान विद्रोह प्रारंभ हो गया। मोपला मुस्लिम किसान था, वो भी कर न देने के लिए आंदोलन चला दिया। तो इस न केवल ये तीसरे चरण में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, न केवल विदेशी शराब का बहिष्कार, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी इस आंदोलन के रूप और सहयोग आंदोलन की तरह देखने को मिला। चलिए अब हम चौथे आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान जो चतुर्थ और अंतिम चरण है उस पर बात कर लेते हैं। चौथे और अंतिम चरण की जब बात करते हैं तो यह नवंबर 1921 से फरवरी 1922 तक चला। चूंकि सितंबर 1920 में गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और उसी के अनुरूप जो है सो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन पर भारतीय राष्ट्रवादियों ने बहिष्कार का निर्णय लिया। बहिष्कार का मतलब ऐसा नहीं था गांधी के डिक्शनरी में कि केवल विदेशी वस्तुओं का या फिर विदेशी संस्थानों का बहिष्कार, बल्कि विदेश से जो प्रिंस ऑफ वेल्स आया था यानी वहां का राजकुमार जो आया था उसका बहिष्कार का निर्णय लिया। इस संदर्भ में आम हड़ताल का आयोजन किया गया और आम हड़ताल के दौरान वो आंशिक उग्रता भी देखने को मिलता है। बंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स आया, आम हड़ताल का आयोजन किया गया, काला झंडा दिखाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया आता है तो सभी जगह हड़ताल है, कहीं कोई गाड़ी, कहीं कोई दुकान, कहीं कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिलता है। उससे प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार को और मजबूती मिलता है। प्रिंस ऑफ वेल्स बोरिंग फील कर रहा था। कोई भी व्यक्ति यदि जाए और उसके सामने में कोई सैल्यूट ना करे, नमस्कार ना करे, स्वाभाविक है अपने आप को अपमानित महसूस करेगा। तो यह गांधी का तरीका काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास को करना था, लेकिन CR दास चूंकि जेल में थे इसलिए उस अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने किया और हाकिम अजमल खान ने गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए
अधिकृत किया और गांधी को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य क्या होगा, यह गांधी निर्धारित करे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या होगा, यह गांधी तय करे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की भावी रणनीति क्या होगा, यह गांधी तय करे। इस बात का मुहर इसी चौथे चरण में दिसंबर 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में लगा था, देखने को मिला है। और गांधी इसी परिप्रेक्ष्य में जो है सो चौथे चरण में काफी मजबूती के साथ, इसी बीच गांधी को इस बात का आभास था कि भारत किसान और मजदूरों का देश है, गरीबों का देश है और असहयोग आंदोलन 1 साल होने को चला है और रिजल्ट कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि असहयोग आंदोलन की तीव्रता काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन रिजल्ट कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत के गरीब, किसान, मजदूर या अन्य समुदाय लंबे समय तक भूखे पेट सड़क पर नहीं रह सकता, आंदोलन नहीं चला सकता है। और वैसी स्थिति में यदि जनता की संख्या आंदोलन के दौरान घटती है तो स्वाभाविक है नेता का भूमिका कमजोर हो जाती है, नेता का वजन कमजोर हो जाता है। नेता वही होता है जिसके पीछे जनता होती है और जनता की तीव्रता यदि कम हो गई तो नेता की प्रासंगिकता कम हो जाती है। वैसी स्थिति में गांधी को लग रहा था कि आंदोलन जिस तीव्रता के साथ ऊंचाई पर है और यदि लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो पाती है तो जनता की संख्या घट जाएगी, तो हमारी भूमिका कमजोर हो जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में बहिष्कार के आंदोलन चलाने के दौरान ही चौरी चौरा घटना घट जाती है और 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना घटती है, जिसमें चौरी चौरा में थाना को आग के हवाले कर दिया गया। और उस आग के हवाले के संदर्भ में गांधी ने देखा कि 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उस आग में झुलसकर। हालांकि उससे पहले ब्रिटिश सेना भी स्वयंसेवकों को लाठीचार्ज किया। उसी उत्तेजित भीड़ ने गुस्सा में थाना को जला दिया। हिंसा देखने को मिल गया। गांधी को एक खोजा या बनाया हुआ मुद्दा मिल गया और असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा। ठीक घटना के 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दिया। और गांधी इस संदर्भ में बताया कि मैं उस किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें हिंसा हो, और हिंसा किसी भी सत्याग्रह के लिए स्थान को अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता है। कहने का आशय है कि किसी भी आंदोलन को या किसी भी सत्याग्रह में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा घटी। इसी कारण से गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के संदर्भ में ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर डाली। और यह निर्णय गांधी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहा जितना कि राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई थी। गांधी नेता वही होता है जो रिजल्ट तक नहीं पहुंचे और रिजल्ट तक पहुंचने से पहले कोई कारण महसूस करा दे पब्लिक को। जनता को लगा वाकई में गांधी का कहना सही है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और हिंसा के कारण असहयोग वापस ले। हालांकि इस निर्णय का, गांधी के इस निर्णय का कांग्रेस के भीतर कई राष्ट्रवादियों ने विरोध भी किया। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने गांधी की यह राजनीतिक भूल को हिमालय से भी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल करार दे दिया। तो खैर इसी संदर्भ में गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए और इस हिंसा के कारण गांधी पर सेडिशन चला और गांधी को जो है सो जेल की सजा भी मिल गई 6 साल के लिए। खैर तो इस तरह से देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का अलग अलग चरण में अलग अलग आंदोलन का स्वरूप था और इस अलग अलग स्वरूप के साथ गांधी ने अलग अलग स्टेप में अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हुए असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और अंत में हिंसा के सवाल पर, अहिंसा के मुद्दे को गांधी ने अपने राजनीतिक यात्रा के दौरान जारी रखने के सवाल पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो आज के यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं समझता हूं कि ये स्टेप बाय स्टेप गांधी का जो असहयोग आंदोलन था काफी भारत की राष्ट्रवादी चेतना को और आगे बढ़ाया, युवाओं में राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ाया और ब्रिटिश के लिए एक चैलेंज स्वीकार करने के लिए, मजबूर करने के लिए ये कदम उठाया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये चारों चरण असहयोग आंदोलन
चला और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी को जेल की भी सजा दे दी गई। हालांकि 2 साल के अंदर ही यानी 1924 में गांधी को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया था और फिर 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता की। खैर, गांधी एक जन नेता थे, नेता ही नहीं बल्कि जन नेता थे, मास लीडर थे गांधी। गांधी जनता के नब्ज को पकड़ते थे राजनीतिक कार्यों के संदर्भ में। तो ये चारों चरण की चर्चा हम लोग आपके सामने एनसीएम के दौरान रखा और मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।